डायनेमिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, चलिए हम जानते हैं। तो डायनेमिक अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले डायनेमिक के सारे फील्ड हमें यहाँ पे टाइप करनी होंगे और उसके बाद हम उनका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। कि जैसे कि हम लोग डायनेमिक अटेंडेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं डायनेमिक अटेंडेंस शीट क्या है और इसकी नीड कब होती है। देखो, कंपनी में कई सारे अलग अलग काम होते हैं और कई सारे वर्कर्स काम करते हैं। अब कई ऐसे कंपनी है जिनमें हर महीने का सैलरी हर एम्प्लॉइज को नहीं मिल पाता है, या फिर कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनमें बहुत सारे वर्कर्स काम करने के कारण उनके अटेंडेंस को मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो ऐसे केस में ऐसे कंपनीज डायनेमिक अटेंडेंस शीट तैयार करती है जिससे उनके अटेंडेंस को चेक करने में कोई इशू ना आए। तो हम आज वही करने वाले हैं कि डायनेमिक अटेंडेंस शीट किस तरह से बनाते हैं और कंपनी के लिए डायनेमिक अटेंडेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम आज इस टेबल के अंदर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सभी रिकॉर्ड फिल करने से पहले ये जो डेट है, ये डेट हमें हर एम्प्लॉय के लिए कॉमन चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे डेट खुद से टाइप ना करके यहाँ पे हम इस डेट से रेफरेंस लेकर पूरा अटेंडेंस शीट के लिए तैयार करने वाले हैं इस मंथ का। जैसे हम इस डेट से पूरे मंथ का अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे, तो इस डेट से रेफरेंस लेने के कारण यहाँ पे चेंज होने पर टोटल डेज, टोटल मंथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करके इस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं इस डेट को, तो वो डेट सेम रिपीट हो जाता है। अब ऐसे में हमें यहाँ पे अगर कभी इस डेट को बदलना हो, यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 फैब, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर भी बदल गया है। तो ये एक रेफरेंस का फायदा होता है और इसी तरह से वो सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम जैन मंथ का बनाना चाहते हैं, तो मैंने जैन लिखा है एंड आगे जो सेल है, इन सभी सेल में भी मुझे इस महीने का जो डेज है वो फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करके मैं इस डेट को सिलेक्ट करके +1 कर दूंगा। इससे ये होगा, इस डेट में 1 प्लस होने से वो आगे का डेट आ जाएगा, जैसे कि 2 जैन। अब मैं इस डेट को सिलेक्ट करके आगे जब मैं ट्रैक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस महीने का बाकी के सारे डेज ऑटोमेटिकली आ गए। अब अगर मान के चलो कि इस सारे डेट में हमें ईयर नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में हमें इन सभी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ एक नंबर फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम पे जाकर डेट टाइप को चेंज कर देंगे। यहाँ से डेट टाइप में D+M और YY लिखा हुआ है, तो इसको हम DD-M कर देते हैं। ऐसे में जब हम इसको इतना लिखने के बाद ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस डेज के जितने भी ईयर्स थे, यानी कि जो भी ईयर थे यहाँ पे लिखे हुए, वो ऑटोमेटिक हट गए हैं। तो ये एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट के डेट फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो अब अगर मान के चलो मुझे इस महीने के टोटल डेज चाहिए, तो ऐसे केस में हम इस डेज को हम आगे तक ट्रैक कर देते हैं, जिससे हमारा टोटल इस महीने का डेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 31 जैन तक आ चुका है और ये जो फैब है इसको मैं हटा देता हूँ। फैब मंथ का जितने भी रिकॉर्ड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे पहले महीने का कंप्लीट करना है, और जैसे मैंने आपको पहले कहता आ रहा हूँ कि अगर ये डेट चेंज होगा तो ये जो डेज है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये रेफरेंस के कारण ऐसा होता है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं अगेन। जैसे कि मैंने दिसंबर लिखा, तो आप देख सकते हैं दिसंबर के भी टोटल डेज आ चुके हैं। अब मैं इस सभी डेज को छोटा कर देता हूँ सेल, ताकि इनके अंदर जब हम कोई और रिकॉर्ड लिखे तो वो प्रॉपर हमें शो करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करूँगा एक साथ। और वो सिलेक्ट करने का तरीका आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कॉलम है ना, इस कॉलम के ऊपर कर्सर ले जाना है। उसके बाद मूव करते हुए आगे आगे तक ड्रैग करना है। आप जैसे आगे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सारे कर्सर्स, मतलब जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर मैं किसी भी कॉलम का साइज छोटा करूँगा तो ऑटोमेटिकली सभी का चेंज हो जाएगा, सभी का छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आप किसी भी सेल को एक कॉमन स्पेसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब उनके कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और एक कॉलम का साइज छोटा करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक सब छोटा हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट फॉर्मेट है।
तो यहाँ से ये डेट दिखाने के लिए मैं इन सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी जो मैंने छोटा किया हूँ, तो ये जो डेट है ना ऑटोमेटिकली यहाँ से हैशटैग के फॉर्मेट में आ गया है। मैं इसको कंप्लीट दिखाना चाहता हूँ डेट को, तो मैं इस पूरे सेल को यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने से ये कंप्लीट डेट शो करने लगेगा। अब मैं यहाँ पे इस डेज के डे नेम फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डेट है 1 दिसंबर 2 दिसंबर, इस डेट में कौन सा दिन था, मतलब कि बाय द वे इस डेट में कौन सा दिन है, ये हमें यहाँ पे पता करना है। यानी कि जो ये डेट आया 1 दिसंबर आया है, इस डेट में उस दिन कौन सा डेज नेम आना चाहिए। जैसे कि 1 दिसंबर को संडे है या मंडे है, ट्यूसडे है, ये मुझे पता करना है। यहाँ पे मुझे डे नेम चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करके लिखेंगे फॉर्मूला TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इस डेट को सेलेक्ट करेंगे। जब ये डेट सेलेक्ट होगा और उसके बाद हम कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे डबल डी और एक बार फिर से डी टाइप कर देंगे, यानी कि ट्रिपल डी, एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ऐसे क्या होगा इससे कि ये जो डेट है ना, इस डेट का जो डे नेम है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डेज के फॉर्मूला को, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है टेक्स्ट, डेट को सिलेक्ट करके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल डी देकर हमने ब्रैकेट बंद करके जो फॉर्मूला हमने टाइप करा है, इस फॉर्मूला को आगे तक ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे डेट का जो डे नेम है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। एक बार हम फिर से चेक करते हैं क्या ये जो डेट है, ये जो डे है, ये हर किसी मंथ के लिए काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 1 जन मैंने यहाँ पे लिखते ही आप टोटल हर डेज का जो डे नेम है वो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाता है। तो ये एक बेस्ट फॉर्मेट है, इसी से हमारा टोटल अटेंडेंस शीट तैयार होने वाला है। अब नीचे में मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं बॉर्डर ऑप्शन का हेल्प लूँगा। वो आपको होम मेन्यू के अंदर बॉर्डर का एक नया जो टूल्स है, इस टूल पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ये डेट है, मतलब ये जो बॉर्डर है ऑटोमेटिकली सभी में आ चुका है। अब इसका कलर्स या इनके जिस तरह का स्टाइल है वो बॉर्डर्स को आप देखकर उनके प्रॉपर्टीज़ को चेक करके डिज़ाइन बदल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनका हेल्प लेकर अपने टेबल के बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमें पहले से मालूम है, ये बड़ी बात नहीं है, अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। एंड देन अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो अगर इस डेट में संडे सैटरडे आता है, अभी तो ये जैन मंथ है, तो जैन मंथ में संडे सैटरडे 4 जैन 5 जैन को आता है। इसी तरह से आगे 11 12 जैन को आता है। तो इस दिन हमें वीक ऑफ रखना है। कंपनी में क्या होता है कि कई बार अलग अलग डेट में हॉलीडे होती है। जैसे कि कई कंपनी ऐसी है जो संडे सैटरडे दोनों दिन ऑफ करते हैं, कई कंपनी ऐसी है जो उसमें संडे को ऑफ करती है, कई कंपनी ऐसी है जो मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है वहाँ पे, तो कई कंपनी ऐसी है जो वेडनेसडे थर्सडे ऑफ होता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे उस हिसाब से कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसा आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है। अभी फ़िलहाल हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि हमारी कंपनी में संडे सैटरडे को ऑफ होता है, तो ऐसे केस में हम चाहते हैं कि संडे सैटरडे के दिन यहाँ पे कलर फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे कर सकते हैं स्टार्टिंग के सेल में। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको जाने के बाद चूज़ करने हैं न्यू रूल पे जाने के बाद आपको चूज़ करने यहाँ से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे में एक ब्लैंक सेल मिलेगा। इस पे आपको फॉर्मूला यानी कि लॉजिक टाइप करनी है। जैसे कि लॉजिक हम बनाते हैं इज इक्वल टू, और ब्रैकेट को हम
ऑन करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इस डे को। ये जो डेट है, ये डे है, इस डे से पता चलेगा कि कौन सा दिन है और कौन से दिन को हमें कलर करना है। तो मैंने इस डेट को सेलेक्ट किया, इस डे को, एंड F4 को 1 टाइम क्लिक किया। अब ये F4 को 1 टाइम क्यों क्लिक करते हैं, ये इसका रीज़न मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कि क्यों करते हैं F4 को क्लिक, ताकि हमारा जो सेल है वो डॉलर सिंबल हट जाए या फिर डॉलर सिंबल आ जाए। इनका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। एंड इसमें हम इज इक्वल टू टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे SUN सन, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा बंद करने हैं। उसके बाद कॉमा देने के बाद सेलेक्ट करने हैं फिर से उसी डे को, और F4 को अगेन एक बार क्लिक करके इज इक्वल टू टाइप करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है SUN संडे। अब इतना करने के बाद ब्रैकेट को बंद करने हैं। अब मैं आपको इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये ध्यान रखना है कि ये लॉजिक सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने ये कहा कि अगर संडे और सैटरडे होता है तो उस केस में कलर आना चाहिए, नहीं तो फिर किसी भी डेट में नहीं आना चाहिए। तो हमने यही कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने और यूज़ करा, ब्रैकेट ऑन करके हमने उस डे को सिलेक्ट करा। उसके बाद F4 को 1 टाइम क्लिक करके इज इक्वल टू टाइप करा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा SUN, फिर हमने कॉमा देकर फिर से उसी डेट को सिलेक्ट करा, डे को, इज इक्वल टू में लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर SUN संडे, एंड ब्रैकेट ऑफ करने के बाद सॉरी संडे 2 बार हो गया, सैटरडे और संडे होना चाहिए था, तो मैंने स्टार्टिंग में SAT लिखा और लास्ट में लिखा SUN। इतना करने के बाद आपको नीचे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्मेट पे क्लिक करने पर यहाँ पे हमें एक नया पॉपअप विंडो मिलता है। इसमें हमें कलर करने के लिए चूज़ करनी है फिल पे जाने के बाद आपको कलर सेलेक्ट करनी है। कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन को दबाकर अगेन ओके बटन को क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आप ध्यान रखें कि आपका कर्सर उसी सेल में होना चाहिए जहाँ से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग के सेल में हमारा कर्सर है अभी भी। अब उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन अब इसी सेल को सिलेक्ट करते हुए कंप्लीट टेबल के सेल को सिलेक्ट करने हैं। जैसे सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ संडे और सैटरडे है वहाँ ऑटोमेटिकली कलर फिल हो गया है। ये आपको इस महीने का नहीं बल्कि हर महीने के लिए ये काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे 1 जैन को आप चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने 1 फ़ेब दे दिया, तो आप देखेंगे कि फ़ेब के अकॉर्डिंग संडे सैटरडे को कलर हो रहा है। आप किसी भी मंथ को चेंज करके चेक कर सकते हैं, हर महीने में ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये एक बेस्ट फॉर्मेट है डायनेमिक बनाने का। इस तरह का हम लोग कंडीशन लॉजिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ संडे और सैटरडे है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली वीक ऑफ लिखा हुआ आ जाए। जैसे कि यहाँ संडे है तो संडे के केस में वीक ऑफ ऐसा लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह से बाकी सभी सेल में आ जाए। और यहाँ पे भी संडे सैटरडे है तो यहाँ पर भी हमें वीक ऑफ चाहिए, तो यहाँ से हम वीक ऑफ इस तरह से दिखाना चाहते हैं। अब हम मैन्युअली सबको फिल करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा और हर महीने का ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इनके लिए भी एक फॉर्मूला टाइप करते हैं जिससे हमारा ये काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू और फिर कंडीशन देने के लिए टाइप करते हैं इफ़, ब्रैकेट को ऑन करके यहाँ पे हमें फिर से टाइप करने हैं और लिखने के बाद हमें सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे इस डे नेम को और F4 को 2 टाइम प्रेस करना है, जिससे आपका जो रो नंबर है वो फ्रीज हो जाएगा। एंड देन इज इक्वल टू में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है SAT सैटरडे एंड कॉमा, और फिर से इन्हें सिलेक्ट करके F4 को 2 टाइम दबाना है एंड इज इक्वल टू में लिखना है संडे SUN, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट को बंद करना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है वीक ऑफ।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर संडे या सैटरडे होता है तो उस केस में वीक ऑफ आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन देने के बाद कॉमा देकर वीक ऑफ लिख दिया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें कॉमा देना है और इन्वर्टेड कॉमा 2 बार यूज़ करनी है। और 2 बार इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है नथिंग, यानी कि अगर संडे सैटरडे नहीं है तो ऐसे केस में गलत हो जाएगा ये, और ये वीक ऑफ नहीं आकर यहाँ पे नथिंग आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये लिख दिया है और एंटर करके इसको हम आगे तक ट्रैक कर लेंगे। जहाँ तक हमारा सेल नेम है, यानी कि जहाँ तक हमारा डेट है, उस डेट तक हम इसको ट्रैक कर देंगे। तो अब आगे देख सकते हैं जो हमारा डायनेमिक टेबल है, इसमें जहाँ जहाँ संडे सैटरडे है ऑटोमेटिकली वहाँ पे वीक ऑफ लिखा हुआ चला गया। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ अलग मंथ, तो आप देख सकते हैं कि हर मंथ का कलर भी बदल रहा है, डेट तो बदल ही रहा है और उनके साथ में वीक ऑफ भी लिखा हुआ चला जा रहा है। तो ये एक डायनेमिक फॉर्मेट है। इस तरह से हम लोग डायनेमिक अटेंडेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो तैयार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक अटेंडेंस शीट के लिए हम एक नया शीट तैयार करते हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस होंगे। अब उस अटेंडेंस के बेस पर हमारा डायनेमिक अटेंडेंस शीट काम करेगा। तो यहाँ से हम एक नया शीट लेते हैं और इस शीट के अंदर एम्प्लॉय के आईडी मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दिया और यहाँ पे मैंने डेट दे दिया। अब इस एम्प्लॉय आईडी से ट्रैकिंग होगा कि कौन से एम्प्लॉय हैं और कौन से डेट में उनका अटेंडेंस क्या होता है। तो यहाँ से उनका अटेंडेंस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है और यहाँ पे हम इस शीट के अंदर एम्प्लॉय के अटेंडेंस फिल करेंगे। अब मान के चलो कि किसी एम्प्लॉय का जो आईडी है वो नंबर 1 है या फिर 1001 है या जो भी है, अब अलग अलग हो सकता है उनके एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि एम्प्लॉय आईडी 101 है और 1 जैन को वो छुट्टी लेता है, यानी कि 1 जैन को वो अब्सेंट रहता है। तो मैंने 1 जैन लिख कर मैंने यहाँ पे ए कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे और भी मैं टाइप कर देता हूँ। ये एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय है ये 23 जैन को लीव रहता है, तो यहाँ से लीव कर दिया। ये एज्यूम कर रहे हैं हमने यहाँ पे सीट नंबर 2 के अंदर जो ये रिकॉर्ड बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि ये पता लगा सके कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन अब्सेंट और लीव रहता है। और इस तरह से जब हम फिल कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मान के चलो कि एक एम्प्लॉय है जो जैन मंथ में 1 जैन को वो अटेंडेंस उनका अब्सेंट होता है और 23 जैन को वो लीव रहता है, तो बाकी के सारे दिन वो प्रेजेंट होंगे। तो इस बेस पे हम लोग अटेंडेंस शीट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी हो चुके हैं एंड देन एक एम्प्लॉय आईडी को और हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 जनवरी को लीव रहता है, तो मैंने यहाँ पे एल कर दिया। इसी तरह से हम हम फिल कर लेते हैं 27 जैन को ये अभी मान के चलो अब्सेंट रहता है, तो इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया। अब इतना करने के बाद ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो अटेंडेंस शीट है इसके अंदर भी हमें एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगा, तभी तो हम मैच कर पाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन अब्सेंट और लीव रहता है। उसके लिए हमें एक नया फील्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, तो वैसे ही एक नया फील्ड बना लेते हैं। उसके लिए एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाऊँगा और इंसर्ट पे क्लिक करके एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप कर देता हूँ और एम्प्लॉय आईडी से ट्रैक होगा कि कौन से एम्प्लॉय हैं और उनके अटेंडेंस क्या है। तो यहाँ से मान के चलो ये एम्प्लॉय आईडी 101 है, तो यहाँ पे जैसे 101 टाइप किया जाएगा तो उनके अटेंडेंस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऐसा हम करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें डायनेमिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डायनेमिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इस अटेंडेंस
सीट के अंदर ये जो अटेंडेंस सीट है एम्प्लॉय के अब्सेंट और लीव, यहाँ पे हमें एक लुकअप वैल्यू तैयार करनी पड़ेगी। लुकअप वैल्यू तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे इज इक्वल टू में टाइप करके सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी को और एंड ऑपरेटर यूज करके सेलेक्ट करना है इस डेट को। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो हमें एक आईडी मिलती है और ये होता है हमारे एम्प्लॉय के लुकअप आईडी। इसी आईडी से हम ड्रैग करेंगे, इससे पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन अब्सेंट या लीव रहता है। तो ये इसको हम बोल देते हैं लुकअप आईडी। तो यहाँ से लुकअप आईडी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है ताकि हम इस लुकअप आईडी से ट्रैक कर पाए। अब आगे हम यहाँ पे और भी काम कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा 101 एम्प्लॉय आईडी। तो जैसे मैंने 101 एम्प्लॉय आईडी लिखा वैसे यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। जैसे कि मैंने सीट का नाम ही रखा है डायनेमिक अटेंडेंस सीट, तो हम चाहते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होता चला जाए। जो ज़रूरत है हम उसको फिल करेंगे और जो ऑटोमेटिक आना चाहिए उसके लिए हम फंक्शन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, यानी कि फॉर्मूला टाइप करते हैं इफ़, और हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करके सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी को, यानी कि जो ब्लैंक एम्प्लॉय आईडी है इसको क्लिक करते हैं और हमने इज इक्वल टू देकर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और कॉमा देकर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। इतना लिखने पर ये होगा कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेलेक्ट हमने एम्प्लॉय आईडी किया है वो अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अगर ब्लैंक नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा जिनका नाम है रो, और रो के अंदर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया A1। तो इसका मतलब है कि जो हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो रो A1 का काम करेगा। रो A1 का मतलब होता है 1। तो जैसे आप एंटर करते हैं आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अब इसी फॉर्मूला को जहाँ पे मैंने टाइप किया था इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक एम्प्लॉय आईडी फिल नहीं होगा तब तक सीरियल नंबर बनेगा ही नहीं। तो जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी फिल किया है तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ चुका है। मैं यहाँ पे 102 टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक 2 आ गया। तो ये एक लॉजिक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके बनाने से हमारा जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। जैसे आगे मैं फिल करता चला जाऊँगा तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से उनका सीरियल नंबर फिल होता चला जाएगा। तो ये एक लॉजिक है। अब हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय आईडी को टाइप तो कर चुके हैं। अब हम इस एम्प्लॉय के अटेंडेंस को हम लाना चाहते हैं। अटेंडेंस लाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए फॉर्मूला कई हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो डायनेमिक अटेंडेंस सीट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैच, जैसे कि एंड ऑफ मंथ, जैसे कि वी लुकअप। ये फॉर्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। जब तक ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम लोग ये डायनेमिक अटेंडेंस सीट के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जैसे कि अगर हमने मैच, ई एंड ऑफ मंथ और वी लुकअप और एक एंड करके फॉर्मूला होता है, अगर ये सारे चीज़ें हमें आती हैं तो हमें डायनेमिक अटेंडेंस सीट को समझने में कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने मैच ई मंथ मतलब ई ओ मंथ जिसको बोलते एंड ऑफ मंथ, वी लुकअप और एंड का यूज करते हुए अटेंडेंस सीट को तैयार करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब अगर मान लो ये एम्प्लॉई है 101 करके, तो इस एम्प्लॉई का जो अटेंडेंस है वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला टाइप करूँगा। अब ये जो स्टेप्स था जो मैंने आपको बताया है इतने तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने टाइप करा है, ये जो हमने वीक ऑफ नोट करा है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि डायनेमिक अटेंडेंस सीट के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उस केस में ये जो डायनेमिक अटेंडेंस सीट के लिए फॉर्मेट तैयार किया था ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और बाद में जब हम
कंप्लीट कर लेंगे फॉर्मूला तो हम इसके ऊपर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें टारगेट ये है कि अगर ये एम्प्लॉय 101 है तो इसका अटेंडेंस, absent और लीव जितना भी है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 1 है। तो हम स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करने के बाद F4 को हमें 3 टाइम क्लिक करना है, जिससे हमारा जो है कॉलम फ्रीज हो जाएगा। इतना करने के बाद एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो डेट है, जो डेट का हमारा अटेंडेंस फाइंड होना है, उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 जैन। यहाँ पे हमें F4 को 2 टाइम क्लिक करना है। इतना करने के बाद हमें कॉमा देना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे वी लुकअप जो है वो लुकअप वैल्यू कंटेन करता है। जब तक लुकअप वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो किसी भी रिकॉर्ड से उस रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर पाएगा जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कॉमा देकर टेबल अरे, यानी कि जो हमने डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है, जो हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड है, उस सीट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो नीचे ज़्यादा आगे और तक सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका रेंज दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनका सिलेक्शन ले लिया है। जैसे ये, एक सेकेंड मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड को यूँ सिलेक्ट करके F4 को 1 टाइम क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे F4 को 1 टाइम क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी रेंज है वो सारे के सारे फ्रीज हो गए, यानी कि डॉलर सिंबल आ चुके हैं। अब इतना करने के बाद कॉमा बटन को क्लिक करना है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में से आप क्या लाना चाहते हो वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे अटेंडेंस चाहिए। तो अब अटेंडेंस मुझे चाहिए तो ये हमें बताना पड़ेगा कि अटेंडेंस का कौन सा कॉलम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन सा कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखूँगा ओनली 4, यानी कि 4 नंबर के कॉलम में जो अटेंडेंस है वो मुझे उस सीट के ऊपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कॉमा देकर लिखा 4 और कॉमा देकर अगेन मैं लिखूँगा 0। जैसे आपको वी लुकअप यूज़ करना आता है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं समझने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आ रही है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने वी लुकअप के लिए ये कंडीशन देकर ब्रैकेट बंद कर देना है। इतना करने के बाद जैसे हम एंटर बटन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हम इस सीट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जैन को जो उनका रिकॉर्ड था अटेंडेंस सीट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम आगे आगे तक ट्रैक कर लेते हैं। जैसे हम आगे ट्रैक करते हैं तो जिस भी दिन वो absent था या लीव था वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो 1 नंबर का जो एम्प्लॉई है वो 1 तारीख को absent था और 23 जैन को वो लीव था, तो यहाँ पे L आ चुका है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आता रहेगा। जब भी आगे आप किसी भी डेट को आप लिखेंगे और वो एम्प्लॉय आईडी मैच होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उनका अटेंडेंस फिल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम चेक करें कि 8 जनवरी को वो, अभी देखो यहाँ कुछ नहीं है, नथिंग है, तो मैं यहाँ पे 8 जनवरी का अटेंडेंस फिल करता हूँ। जैसे कि 101 मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे 8 जनवरी लिख देता हूँ। जैसे 8 जन मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया A। तो आप देख सकते हैं इस सीट के अंदर कि 8 जनवरी को वो absent ऑटोमेटिक हो चुका है। अब हमारा स्टेप नंबर कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ जिससे समझने में आपको और भी आसानी होगी। तो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे हमें पता चल गया कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन absent या लीव था। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है और ये सिंपल है। अगर 1-2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेशक इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर
जाते हैं। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होगा हमारे लिए, जैसे हम स्टेप 2 में ये कहेंगे कि अगर इम्प्लाई जिस दिन absent और लीव नहीं है उस दिन present होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 में हमारा टारगेट होगा absent और लीव को छोड़कर जो बाकी डेज हैं वहाँ पे present लाना। तो इसी फॉर्मूला को हम एक्सटेंड करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर, और यहाँ पे VLOOKUP के आगे एक नया फंक्शन यूज करते हैं जिनका नाम है इफ़ एरर। इफ़ एरर का हेल्प लेकर हम अटेंडेंस को और भी आसान बना सकते हैं। तो इफ़ एरर लिखने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कॉमा देकर हमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P, यानी कि परजेंट। जहाँ जहाँ एरर वैल्यू है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली P हो जाएगा। जैसे एंटर करते हैं तो अब इसको आगे ट्रैक करिए, आप समझ जाएंगे कि आगे हमारे जितने भी बाकी दिन थे वो ऑटोमेटिकली परजेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं absent तो ऑटोमेटिक था ही पहले से, जैसे 1 जन को absent था, 8 जनवरी को absent था, इसी तरह से 23 जन को absent लीव था। तो ये सारे डेज तो ऑटोमेटिक लीव absent है, बाकी जो डेज रह जाते हैं वहाँ पे वो परजेंट आ गया। तो ये स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा कि अगर स्टेप नंबर 1 के अंदर इफ एरर का यूज़ कर लिया जाए तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर जो मैंने चेंज किया है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या नया फॉर्मूला टाइप करा, इफ़ एरर। तो मैंने इफ़ एरर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने टोटल स्टेप 1 को टाइप किया है। तो आप ये ध्यान देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1 और उसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट लिखने के बाद कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे P। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टेप नंबर 1 का जो ये फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, ये इस वाले स्टेप नंबर 2 के फॉर्मूला में यहाँ पेस्ट हो जाएगा। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेबल के आगे है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये जानेंगे कि क्या स्टेप नंबर 3 के अंदर हम जानेंगे कि जैसे कि अगर हमारा ये एम्प्लॉय ये संडे सैटरडे के दिन प्रेजेंट दिख रहा है तो यहाँ पे ये ना दिखे, यहाँ पे दिखना चाहिए वीक ऑफ। तो अब हमें यहाँ पे टारगेट क्या मिला है कि अगर हमारा ये एम्प्लॉय संडे सैटरडे को प्रेजेंट दिखाता है तो यहाँ पे प्रेजेंट ना दिखाकर वीक ऑफ आना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर मैं फिर से जाता हूँ और एक नया बदलाव करते हैं। फिर से हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं, इफ़ लगाकर ब्रैकेट ऑन करते हैं और लगाकर हम ब्रैकेट को अगेन ऑन करते हैं, और यहाँ पे लॉजिक देने के लिए डेज नेम को क्लिक करते हैं। डे नेम को क्लिक करने के बाद F4 को 2 टाइम क्लिक करना है, इज इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है SAT सैटरडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा देकर फिर से मुझे यहाँ पे इसी डे को सिलेक्ट करना है और F4 को 2 टाइम क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू में लिखना है अगेन इन्वर्टेड कॉमा SUN, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट को बंद करके कॉमा देना है। इतना करने के बाद हम ये कहते हैं कि अगर संडे है या फिर सैटरडे है तो उस ऐसे केस में वहाँ पे वीक ऑफ आना चाहिए। तो मैंने वीक ऑफ यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और लास्ट में मैंने एक ब्रैकेट को बंद कर दिया। इतना करने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे जहाँ जहाँ संडे सैटरडे है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली वीक ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो टेबल है इसमें जो संडे सैटरडे है वहाँ ऑटोमेटिकली वीक ऑफ लिखा हुआ आ गया। तो स्टेप नंबर 3 में भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा ये काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ताकि समझने में और भी आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंदर ये काम किया है और यहाँ पे स्टेप नंबर 2 टाइप किया है। तो मैंने स्टेप नंबर 2 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 कहाँ यूज हो रहा है और स्टेप 2 कहाँ यूज हो रहा है। तो ये एक्सटेंड होते चले जा रहे हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई इशू ना जाए। अब यहाँ पे ये काम हो चुका है और अब यहाँ पे शीट नंबर 2 के अंदर आकर देखते हैं
कि क्या हमारा एम्प्लॉय नंबर 2 लिखा जाए तो क्या उनका अटेंडेंस ऑटोमेटिक फिल होगा। तो अभी आप चेक करके देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे 102 दूसरे अटेंडेंस फिल करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक नहीं आता है। यहाँ पे लाने के लिए मुझे इन फॉर्मूला को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे मैं नीचे ड्रैग करता हूँ ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर 102 के लिए जो लीव है वो 3 जैन को था। इसी तरह से जो और आगे हो सकता है अगर लीव है तो वहाँ पे वो शो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं शो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 जनवरी को अब्सेंट था तो 27 जनवरी को अब्सेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत ईजी है। एंड देन आगे हम और भी स्टेप नंबर 4 यूज़ करेंगे। अब उसके लिए मैं यहाँ पे और भी एक कंडीशन बनाने वाला हूँ। अब उसके लिए मैं यहाँ पे अब नया कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, इस फॉर्मूला से आगे काम नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखते हैं कि जहाँ एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस फिल होता चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है ही नहीं तो उसका अटेंडेंस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो ये एक इशू है। अब इस इशू को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 4 के और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टेप नंबर 4 बनानी है। तो यहाँ से स्टेप 4 के लिए कंडीशन इसी फॉर्मूला के अंदर टाइप करता हूँ। स्टार्टिंग के जो फॉर्मूला हमने बना रखे थे स्टेप नंबर 3 तक, वहाँ पे हमें एक करेक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं अगेन इफ़, और यहाँ पे हम कहते हैं और। ठीक है, इतना करने के बाद और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, और भी हम लिख सकते हैं या फिर हम एंड भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप करना क्या चाहते हैं, आगे तक आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या हमें दिखाना है। जैसे कि अभी एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा तो अटेंडेंस यहाँ फिल नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये जो डे है यहाँ नहीं होगा तो क्या अटेंडेंस फिल होना चाहिए? क्या नहीं, ये भी फिल नहीं होना चाहिए। तो या तो ये नहीं होना चाहिए या तो ये नहीं होना चाहिए, या दोनों नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अगर डे नहीं होगा तो पर भी यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर करेक्शन करते हुए ये बताते हैं। जैसे कि इफ़ लिखा, ब्रैकेट ऑन करा, और यहाँ पे हमने फिर से लिखा और, ब्रैकेट को ऑन किया, फिर मैंने इस डेट को इस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया और F4 को 3 टाइम प्रेस किया। उसके बाद इज इक्वल टू में लिखा इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर से मैंने इस डेट को सिलेक्ट किया, डे नहीं, इस डेट को बाय द वे। इतना करने के बाद F4 को 2 टाइम दबाना है, फिर इज इक्वल टू में अगेन लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद कॉमा देकर ब्रैकेट देकर कॉमा देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। इतना करने के बाद फिर से हमें कॉमा देना है। जब ये काम हो जाता है तो हम लास्ट में हम एक बार ब्रैकेट फिर से बंद करते हैं। इससे हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। देखें कि हमने यहाँ पे कहा कि अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे डेट भी नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आप कुछ भी मत करना, यानी कि नथिंग करना। अगर कुछ होगा तो आप यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे केस में ये चीज़ याद रखें, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब इतना करने के लिए एंटर करते हैं। अब इसको हम आगे और ड्रैग कर देते हैं। जैसे हम आगे ड्रैग करते हैं हमारा काम बन जाता है। अब मैं इस स्टेप को 3rd और इसको नीचे तक हम ट्रैक कर देते हैं। आप आगे देख सकते हैं जितने भी हम सेल में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे उनके अटेंडेंस फिल नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय टाइप करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हमारे इस डेटाबेस में एम्प्लॉय सिर्फ 2 ही है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 101 और 102। अगर मान लो एम्प्लॉय 103 है तो हम उसको भी हम टाइप करके उनका अटेंडेंस फिल कर लेते हैं। जैसे कि 12
जैन को ये जो बंदा है वो लीव रहता है। तो अब ऐसे केस में हम यहाँ पे चूज़ करेंगे सीट नंबर 1, और जैसे हम 103 टाइप करते हैं आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय के जितने भी अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब 12 तारीख को वो लीव था तो 12 तारीख को संडे भी तो था। अब यहाँ पे संडे के जगह पे लीव तो नहीं आ सकता ना, वो ऑलरेडी लीव होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही रैंडम लिया था इसीलिए वो वहाँ पे संडे आ गया। बट यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं 15 जैन ले लेता हूँ। 15 जैन को वो लीव था, तो अब यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि 103 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो 15 जैन को लीव है। तो ये इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट होता है। मैं इसको अच्छे ढंग से और भी बेटर ढंग से समझाने के लिए मैं इनके फॉर्मूला को कॉपी करके स्टेप 4 को कंप्लीट कर देता हूँ। इतना करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे मैं यहाँ पे आकर इनको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आया है। स्टेप नंबर 3 हमने यहाँ पे टाइप करा है और लास्ट में ब्रैकेट को भी बंद करा है। तो ये एक स्टेप 4 है जिसमें हमने ये सीखा कि डायनेमिक अटेंडेंस सीट किस तरह से तैयार होता है। इसका बेनिफिट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी कंपनी में बहुत अटेंडेंस को मेंशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे अटेंडेंस होते हैं और वहाँ पे उनको मेंटेन करना होता है, तो हम डायनेमिक अटेंडेंस सीट बनाते हैं जिससे हमारा जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके अटेंडेंस ऑटोमेटिकली फिल होते चले जाते हैं। अब इनका एक छोटा सा डेमो देखो। अभी हमारा 1 जनवरी का सभी एम्प्लॉय के अटेंडेंस हैं। अगर मैं यहाँ से 1 फरवरी कर देता हूँ तो फरवरी के मंथ का जितना अटेंडेंस है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मार्च मंथ का जितना अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस शर्त इतना है कि आपके पास जो डेट है वो यहाँ पे उनके अब्सेंट और लीव यहाँ होना चाहिए। यानी कि हम कंपनी में एम्प्लॉइज़ कौन से दिन आते हैं कौन से दिन नहीं आते हैं इन सभी को रिकॉर्ड नहीं बनाकर सिर्फ इतना रिकॉर्ड बनाएं कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन अब्सेंट और लीव रहता है, और तो इतने से ही हमें हमारे एम्प्लॉय के सारे अटेंडेंस मेंशन हो जाएंगे। तो ये एक डायनेमिक अटेंडेंस सीट है जिनको आसानी से बनाकर कंपनीज़ के अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कंपनीज़ में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनके अटेंडेंस इसी तरह से मेंशन करते हैं, बनाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं जिससे उनका सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिल पाए या उनका सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट हो पाए। तो ये मैंने डायनेमिक अटेंडेंस सीट का फॉर्मेट बना के आपको दिखाया। और इसमें और भी एडवांस पार्ट हैं, एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई मार्च महीने का है तो ये प्रॉपर ठीक है। बट अगर हम फैब मंथ का देखें तो आप यहाँ पे कंप्लीट देख तो रहे हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब मंथ में 29 डेज होने के कारण यहाँ पे मार्च भी आ गया है, जो कि ये नहीं आना चाहिए था। इसके लिए भी हम लोग कई कैलकुलेशन करते हैं, बट अभी इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इस डायनेमिक अटेंडेंस सीट के और भी एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर है और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।